प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी थमा नहीं है। रुक रुक कर बड़े हमलों की खबरें सामने आती रही हैं। वहीं वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल को उड़ा दिया है। इससे क्रेमलिन की सेना में खलबली मच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर पुतिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को उन्होंने इस घटना को आतंकवादी हमला कहा, जिसके खिलाफ जवाब देने की कसम खाई। उन्होंने 19 किलोमीटर के चर्च ब्रिज पर सुरक्षा बढ़ाने का भी आदेश दिया। पुतिन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में कहा, आज रात पुल पर एक और आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादी हमले के कारण क्रीमियन ब्रिज के कई हिस्सों पर सड़क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। परिणामस्वरूप कार और रेलवे यातायात दोनों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। CNN ने पुतिन के हवाले से कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने FSB सहित अपने देश के अधिकारियों को घटना की जांच करने के लिए बुलाया और भविष्य के हमलों से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिवहन सुविधा को सुरक्षित करने का उपाय करने को कहा। उन्होंने कहा कि नुकसान का व्यापक आकलन करना और यथाशीघ्र बहाली का काम शुरू करना जरूरी है। पुतिन ने यह भी कसम खाई कि रूस इस हमले का जवाब जल्द देगा। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रासंगिक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पुतिन ने आगे दावा किया कि पुल से टकराने का कोई सैन्य महत्व नहीं है। सोमवार का हमला रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद पुल पर दूसरा हमला है। केच ब्रिज लगभग 12 मील का क्रॉसिंग यूरोप में सबसे लंबा है और मॉस्को के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है। रूस द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अनुसार हमले में एक दंपति की मौत हो गई और उनकी बेटी घायल हो गई। आइए हम पाकिस्तान के बारे में कुछ जानें। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में डकैतों के एक गिरोह ने रविवार को एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। बीते 2 दिनों के अंदर मुल्क में यह अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थल में तोड़फोड़ की दूसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने सिंध प्रांत के काशमोर इलाके में एक मंदिर को निशाना बनाया। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर भी गोलियां बरसाई गई। इससे पहले कराची के सोल्जर बाजार में मरी माता मंदिर को शुक्रवार देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर द्वारा ढहा दिया गया था। सिंध प्रांत की प्रांतीय राजधानी कराची में लगभग 150 साल पुराने इस मंदिर को जर्जर और खतरनाक ढांचा घोषित करने के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मंदिर की जमीन एक शॉपिंग प्लाजा प्रमोटर को 7 करोड़ रुपये में बेच दी गई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने रविवार को मंदिर में अंधाधुंध गोलाबारी भी की। जब काशमोर कंदकोट के SSP इरफान सैम्मो के नेतृत्व में एक पुलिस इकाई घटनास्थल पर पहुंची तो दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलाबारी की और भाग निकले। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले में 8 से 9 बंदूकधारी शामिल थे। बागरी समुदाय के सदस्य डॉक्टर सुरेश ने कहा कि डकैतों द्वारा दागे गए रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक गया, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने हिंदू समुदाय के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। कासमोर क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है। हमले को सीमा हैदर जखरानी की PUBG वाली प्रेम कहानी के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। बीते कई दिनों से कई इस्लामिक संगठनों की ओर से हिंदू पूजा स्थलों और समुदाय के सदस्यों पर हमला करने की धमकी दी जा रही थी। 4 बच्चों की मां सीमा ने पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई और एक हिंदू व्यक्ति के साथ रह रही हैं। चीन में भीषण गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में रविवार को 52 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान दर्ज किया गया है, जिसके कारण कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। बढ़ता तापमान ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले ही चीन के लोग -50 डिग्री सेल्सियस तापमान से जूझ रहे थे। सिंजियांग डेली सरकारी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सिंजियांग के तुर्पन डिप्रेशन के सानबाओ टाउनशिप में तापमान रविवार को 52.2 डिग्री तक बढ़ गया। साथ ही रिकॉर्ड गर्मी कम से कम अगले 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले 2015 में आइडिंग के पास 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया था। अप्रैल के बाद से एशिया के कई देश रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में हैं, जिससे तेज़ी से बदलती जलवायु के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेंटीग्रेड के भीतर रखने का लक्ष्य पहुंच से बाहर हो रहा है। चीन में लंबे समय तक उच्च तापमान की मार ने बिजली ग्रिडों पर दबाव डाला है और फसलों पर भी संकट छाया है। इसके चलते पिछले साल के सूखे की संभावित पुनरावृत्ति की चिंताएं बढ़ रही हैं, जो 60 वर्षों में सबसे गंभीर हैं। आइए हम चीन के विदेश मंत्री किन गांग के बारे में बात कर लें। चीन के विदेश मंत्री किन गांग 25 जून के बाद से कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। गांग को उस समय श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान देखा गया था। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं लग रहा है।
किसी विदेश मंत्री का इतने दिनों तक गायब रहना काफ़ी हैरान करने वाला घटनाक्रम बनता जा रहा है। उनकी गुमशुदगी के साथ ही एक मशहूर टीवी एंकर के साथ उनके अफेयर के चर्चे भी तेज़ी से शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 57 साल के किंग गैंग इस समय 40 साल की न्यूज़ एंकर फू शियाओटिऑन के इश्क में गिरफ्तार हैं। कुछ लोग शियाओटिऑन को डबल एजेंट भी कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस वजह से ही गांग गायब हुए हैं। किंग गांग को चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। यूके और अमेरिका में राजदूत रहे किंग के लापता होने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं। फू शियाओटिऑन को भी काफ़ी दिनों से कहीं नहीं देखा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। फू के साथ अफेयर की खबरों के बाद से ही उनकी फ्लर्टिंग स्टाइल वाली इंटरव्यू टेक्निक के बारे में जमकर बातें हो रही हैं। द टाइम्स की तरफ से बताया गया कि जब फू ने हाई रैंकिंग चीनी अधिकारियों की तरफ ध्यान लगाया तो उन्होंने सुरक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन भी किया। जिस समय किन को स्टेट काउंसलर की जिम्मेदारी संभाली थी तो फू ने अपने बेटे की एक फ़ोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर शेयर की थी। उन्होंने एक विजयी शुरुआत कैप्शन के साथ फ़ोटो अपलोड की थी। इससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वह विदेश मंत्री को बधाई दे रही थी। गायब होने से पहले आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट पर फू ने एयरक्राफ्ट की फ़ोटो शेयर की थी। इसके साथ उन्होंने किन के साथ इंटरव्यू का एक स्क्रीनशॉट और अपने बेटे के साथ अपनी एक फ़ोटो शेयर की थी। इन फोटोग्राफ्स ने चीनी अधिकारियों को परेशान कर दिया। शियाओटिऑन फिनिक्स टेलीविज़न से जुड़ी हैं, जिस पर चीन का मालिकाना हक है और इसका मुख्यालय हांगकांग और शेंजन में है। शियाओटिऑन की इटली की सरकार और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी वाला दर्जा मिला हुआ है। एशिया सेनिटल के मुताबिक शियाओटिऑन पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े होने का आरोप है। 10 मई 2019 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चर्चिल कॉलेज में फू शियाओटिऑन के नाम पर एक गार्डन का नाम रखा गया है। फू यहाँ से ही पढ़ी हैं। कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी किसी शख्स के नाम पर बगीचे का नाम तब तक नहीं रखेगी जब तक कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त न हो। बगीचे का नाम फू के नाम पर रखे जाने पर चीनी सरकार ने नाराजगी जताई थी। 12 जून 2017 को चीन में इटली के राजदूत एटोर सेकी ने फू को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया। यह प्रतिष्ठित सीनियर डिप्लोमेट्स और राजनीतिक हस्तियों के साथ उनके काम और इटली और चीन के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। चर्चिल कॉलेज का कहना है कि शियाओटिऑन ने फिनिक्स टेलीविज़न कार्यक्रम टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स के मेज़बान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हुए चीन में एक सफल मीडिया करियर बनाया है। उनके कार्यक्रम में कई वर्ल्ड लीडर्स के इंटरव्यू हैं, जिससे 200 मिलियन से ज़्यादा दर्शक हैं। ये हम तुर्की और सऊदी अरब के बारे में कुछ बात कर लें। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के सऊदी अरब पहुंचने पर दोनों देशों ने निवेश, रक्षा उद्योग, ऊर्जा और संचार से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अनादोल समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जेद्दा शहर में एर्दोगन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद सोमवार को समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इससे पहले अल सलाम रॉयल पैलेस में बंद दरवाजे के पीछे सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक की। संबंधों को मजबूत करने के लिए तुर्की के नेता 3 दिवसीय खाड़ी दौरे के तहत सोमवार को सऊदी अरब पहुंचे थे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सहित कई उच्चपदस्थ सऊदी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दिन में इस्तांबुल छोड़ने से पहले एर्दोगन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खाड़ी देशों की उनकी यात्रा का मुख्य एजेंडा निवेश और वित्त पोषण के बारे में है। राष्ट्रपति के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी भी हैं। सऊदी अरब के बाद एर्दोगन कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। सऊदी राज्य समाचार एजेंसी SPA ने बताया कि एर्दोगन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की की रक्षा फर्म बाइकर और सऊदी रक्षा मंत्रालय के बीच डील साइन की है। रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब देश के सशस्त्र बलों की तैयारी बढ़ाने और अपनी रक्षा और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रोन हासिल करेगा। SPA ने सौदे के मूल्य के बारे में विवरण नहीं दिया। एर्दोगन का यह दौरा तब हो रहा है जब तुर्की महंगे ईंधन से परेशान है। देश के वित्त मंत्री मेहमत सिमसेक ने कहा है कि राजकोषीय अनुशासन बहाल करने और महंगाई को नीचे लाने के लिए ज़रूरी है। सालाना महंगाई दर पिछले महीने 38% थी, जो अक्टूबर 2022 के 85% के उच्चतम स्तर से कम थी। तुर्की का चालू खाता घाटा इस साल पहले 5 महीनों में $37.7 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एर्दोगन को उम्मीद है कि तेल और गैस समृद्ध खाड़ी देश इस अंतर को पाटने में मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।